हेलो दोस्त। आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं करंट अफेयर अक्टूबर 2022 का। आज हम पार्ट 1 पे बात करेंगे और आने वाले 2 दिनों में पार्ट 2 और 3 होकर के हमारा अक्टूबर का राष्ट्रीय जो ये भारत का फोटो लगा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व का फोटो लगा हुआ है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का समाप्ति हो जाएगा। फिर हम लोग कुछ मेंस के टॉपिक के साथ आपको पता होना चाहिए कि कल शाम को 67th बीपीएससी का पीटी का रिजल्ट दे दिया गया और वो कट ऑफ अविश्वसनीय है क्योंकि जनरल का कट ऑफ 113 गया है जो बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा क्यों हुआ है इसका अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है, इस पर अभी रिसर्च करना थोड़ा सा बाकी है। तो आप लोग करंट अफेयर देखना चाहते हैं, इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए। आपको पता होना चाहिए कि हम दावा करते हैं कि हमारे करंट अफेयर सीरीज से 90 से 95% का करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर सीरीज से आएगा और ये हम 2 बार सर्च करके दिखाए हैं, एक AAO के एग्जाम में और दूसरा 67th बीपीएससी के एग्जाम में। तो आप लोग वो दोनों का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के लाइव प्रूफ डाले हुए हैं कि कैसे आया है हमारे क्वेश्चन, हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से इसका वीडियो डाला गया है। तो आप नहीं आए हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीपीएससी की तैयारी से जो भी कंटेंट आए वो आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में साथ में एडिटोरियल मिलता है जो पीटी के साथ साथ मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, अगर हमारे करंट अफेयर सीरीज से फॉलो करना चाहते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के अलावा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उसका नंबर है 8757463383। इस पे आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, आपको करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं करंट अफेयर के बारे में, देखते हैं कि अक्टूबर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बीपीएससी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलते हैं उसके बारे में। पहला है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ 17 अक्टूबर 2022 को। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हुआ था इसमें जो है 2 उम्मीदवार भाग लिए थे। पहला का नाम था शशि थरूर, दूसरा का नाम था मल्लिकार्जुन खड़गे। तो शशि थरूर साहब को 1072 मत मिला, वही मल्लिकार्जुन खड़गे जी को 7897 मत मिला है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था और 137 वर्षों में छठी बार कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव खुला रूप से संपन्न हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इस चुनाव जो हुआ कांग्रेस के अंदर ही चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो उसी में इस चुनाव के जो मुख्य नेता थे, चुनाव का जो अधिकारी थे कांग्रेस के नेता मधुसूदन मिस्त्री को बनाया गया था। और चुनाव का गन्ना एवं रिजल्ट 20 अक्टूबर को आया। 17 अक्टूबर 2022 को चुनाव हुआ था। आगे देखते हैं कि 80 वर्षीय जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने जीत हासिल की और कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले दूसरे गैर कांग्रेसी या गैर गांधी नेहरू परिवार के नेता हैं, परिवार के अलावा नेता हैं। 1996 से 98 में सीताराम केसरी प्रथम ऐसे गैर कांग्रेसी थे जो गांधी और नेहरू परिवार के अलावा भी कोई कांग्रेसी बने थे। खड़गे 26 अक्टूबर 2022 को कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाले और 24 वर्ष के बाद गांधी नेहरू परिवार के बाहर किसी पार्टी को अध्यक्ष बनाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस का सबसे ज्यादा दिन तक का अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड अब सोनिया गांधी के नाम है, जो 1998 से लेकर के 2017 तक और 17 से 19 तक राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे और 19 से लेकर के 22 तक फिर से सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में है। तो कांग्रेस का सबसे लंबा अध्यक्ष का कार्यकाल सोनिया गांधी के रिकॉर्ड के नाम है। तो चलते हैं दूसरे तरफ करंट अफेयर के बाद। दूसरे देखते हैं कि स्वच्छ आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 7वां स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 का वितरण 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति के हाथों करवा दिया गया है। देश में सबसे स्वच्छ शहर के पुरस्कार बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को दिया गया है और यह लगातार 7वीं बार इनको यह पुरस्कार मिला है। वहीं 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सबसे स्वच्छतम पुरस्कार भी इंदौर मध्य प्रदेश को मिला है, दूसरा सूरत को और तीसरा नवी मुंबई को मिला है। तो याद रखेंगे इस चीज को आप लोग पॉइंट करके। तीसरा है कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान पंचगनी महाराष्ट्र को मिला है। तो याद रखेंगे इसको भी, पंचगनी महाराष्ट्र को 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में। और कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करें तो स्वच्छतम कैंटोनमेंट बोर्ड देवलाली महाराष्ट्र को चुना गया है। तो याद रखेंगे इसको भी। अगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार की बात करें तो हरिद्वार उत्तराखंड को मिला है। गंगा के किनारे बसे हुए शहरों में यह पुरस्कार दिया गया है। और 1 से अधिक स्थानीय निकाय वाले सबसे स्वच्छतम राज्य की बात करें तो फिर से वही मध्य प्रदेश को मिला है। और 100 से कम स्थानीय निकाय वाले की बात करें तो त्रिपुरा को मिला है सबसे स्वच्छतम, 100 से कम स्वच्छतम स्थानीय निकाय वाले राज्य में।
आगे देखते हैं कि कचरा मुक्त शहर का रेटिंग 2018 में शुरू किया गया था और मध्य प्रदेश इंदौर देश का पहला ऐसा शहर है जिसको कचरा मुक्त शहर रेटिंग में 7 स्टार कचरा मुक्त शहर का रेटिंग दिया गया है, इंदौर मध्य प्रदेश को। तो याद रखेंगे इसको भी। अगला न्यूज देखते हैं कि बीसीसीआई ने, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, भारत में महिला क्रिकेटर के फीस को अब पुरुष क्रिकेटर के जो तुलना में बराबर कर दिया गया। पहले ऐसा था कि पुरुष क्रिकेटर का जो फीस था, मैच का फीस बहुत ज्यादा हुआ करता था और महिला क्रिकेट का फीस कम हुआ करता था। कितना हुआ करता था इस पे बात करते हैं कि महिला को पुरुष के समान एक टेस्ट मैच के लिए 15 लाख दिया जाएगा। पहले पुरुष को 15 लाख दिया जाता था, महिला को इतना नहीं दिया जाता था। अब महिला और पुरुष दोनों को एक टेस्ट मैच के लिए 15 लाख, एक दिवसीय वनडे क्रिकेट मैच के लिए 6 लाख रुपया और एक T20 क्रिकेट मैच के लिए 3 लाख रुपया मिलेगा पुरुष और महिला दोनों को। पहले जो है महिला की बात करें तो एक टेस्ट के लिए उनको 4 लाख, एक दिवसीय मैच के लिए और T20 मैच के लिए 1 लाख रुपया मिलता था मात्र, जो पुरुष से बहुत ही ज्यादा, बहुत ही कम था, पुरुष का बहुत ही ज्यादा था। आगे बात करते हैं कि मैच फीस महिला और पुरुष का तो एक समान कर दिया गया है, परंतु बीसीसीआई द्वारा जो खिलाड़ी को अनुबंधित किया जाता है 1 साल के लिए, उसमें अभी भी असमानता, समानता नहीं असमानता बना हुआ है, असमानता बना हुआ है। ठीक है, अनुबंध के रूप में पुरुष को A+ श्रेणी में 7 करोड़ रुपया, A+ श्रेणी में 7 करोड़ रुपया, A श्रेणी में 5 करोड़, B श्रेणी में 3 करोड़, C श्रेणी में 1 करोड़ मिलता है। वहीं महिला की बात करें तो A श्रेणी में 50 लाख, B श्रेणी में 30 लाख एवं C श्रेणी में मात्र 10 लाख रुपया राशि मिलता है। तो अनुबंधित श्रेणी के खिलाड़ी के द्वारा के तहत बीसीसीआई अभी भी पुरुष और महिला में भेदभाव रखा हुआ है। आगे बात करते हैं कि केंद्र सरकार के पूर्व न्यायाधीश हैं जिनका नाम है KG बालाकृष्णन, उनकी अध्यक्षता में धर्मांतरण करने वाले दलितों के अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के विचार पर आयोग बनाया गया है। यह आयोग क्यों बनाया गया है? जैसे मान लेते हैं कि कोई एक अपर कास्ट का अनरिजर्व है और उसने क्या किया कि अपना धर्म बदल करके ऐसे कास्ट में चला गया जहां पे उसको SC का दर्जा मिल सकता है, तो क्या उसको मिलेगा? या नहीं तो कोई SC ऐसा है जो ईसाई धर्म अपना लिया और ईसाई धर्म में तो कास्ट सिस्टम नहीं है, वहां पे सभी जनरल होते हैं, तो क्या SC अगर ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसको जनरल माना जाएगा? क्योंकि अभी तक उसको जनरल माना जाता है, तो उसको OBC कैसे माना जाएगा? इस पे विचार करने के लिए KG बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया है। इसके 2 सदस्य भी हैं। 2 सदस्य का नाम अगर हम देखें तो पहला सदस्य है पूर्व IAS रविंद्र सिंह और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य हैं जिनका नाम है सुषमा यादव। उनको दोनों को सदस्य बनाया गया है, तो याद रखेंगे इन दोनों का नाम। अगला न्यूज देखते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री राजीव कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को मनाया गया। उस अवसर पे देश में 100 वर्ष या इससे अधिक उम्र के मतदाताओं को पत्र लिख करके योगदान हेतु आभार व्यक्त किया। कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त, देश के जो मुख्य चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिनका नाम है राजीव कुमार, उन्होंने आभार व्यक्त किया। अब है कि चुनाव आयोग के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार देश में 100 वर्ष से अधिक, अगर मतदाताओं की बात करें तो 2.5 लाख मतदाता ऐसे हैं जो 100 वर्ष से अधिक हैं, और वहीं 80 वर्ष से अधिक मतदाता की संख्या की बात करें तो 1.80 करोड़ रुपया है, करोड़ मतदाता है जो 80 वर्ष की आयु से ज्यादा है। 1.80 करोड़, करीब 180 लाख के आसपास। अब अगले न्यूज की तरफ देखते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित हवा से हवा में मार करने वाली लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिसका नाम है प्रचंड, वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। तो प्रचंड को भारतीय वायुसेना के जोधपुर केंद्र में तैनात किया गया जो पाकिस्तानी सीमा के निकट है। तो प्रचंड क्या है? याद रखेंगे, एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, इसके नाम से याद रखेंगे। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज में देखते हैं कि भारत का प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जिसका नाम है INS अरिहंत, INS अरिहंत से एक बैलिस्टिक मिसाइल का SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो कहने का मतलब है कि अब पनडुब्बी से भी एक जो है मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया और उसका सफल प्रक्षेपण किया गया, जो भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो इसको भी याद रखेंगे, INS अरिहंत को। अगला न्यूज देखते हैं। अगले न्यूज की अगर बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने PSLV C-25 रॉकेट के द्वारा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV रॉकेट के द्वारा 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे हम आम भाषा में मंगलयान के नाम से जानते हैं, उसका प्रक्षेपण किया गया था। प्रक्षेपण किया था, कौन किया था? इसरो ने किया था। और प्रक्षेपण के लगभग 1 साल के बाद, जो 10 महीने के बाद 24
सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में यह रॉकेट पहुंच गया था और मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो चुका था। मंगलयान की कार्यकाल की बात करें तो मात्र 6 माह के लिए इसको ऊपर भेजा गया था, परंतु पिछले 8 वर्षों से यह मंगल ग्रह या मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, लाल ग्रह की कक्षा से में रह करके 2022 तक महत्वपूर्ण जानकारियां वहां से उपलब्ध करके वहां से लेकर के जमीन पर इसरो तक पहुंचाया है। इसरो के अनुसार मंगलयान का ईंधन जो है, ईंधन उसको जो एरोनॉटिकल साइंस में प्रणोदक कहते हैं ईंधन को हिंदी में, तो मंगलयान का जो ईंधन था प्रणोदक उसकी समाप्ति हो गई है इसरो के अनुसार, और बैटरी कार्य न करने के कारण इससे मंगलयान से संपर्क टूट गया, वरना अभी और आगे तक कार्य करता रहता। अगर आगे बात करें अगला न्यूज की, तो शिक्षा मंत्रालय ने 30 वर्ष से कम युवा लेखकों को, 30 वर्ष से अगर कम के युवा हैं उनके लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए युवा 2.0 योजना शुरू करने की घोषणा की है। युवा 2.0 योजना शुरू करने की घोषणा की है कौन? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। इसे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत के भाग के रूप में शुरू किया गया है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना को बढ़ावा देगा। इसमें कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा। आपको पता होगा कि आजादी का 75 वर्ष मनाया जा रहा है, तो इसी के उपलक्ष्य में कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा और इसके द्वारा लिखित पुस्तक को एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा और 75 लेखकों को प्रतियोगिता के माध्यम से प्रथम लेखक का चुनाव किया जाएगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। युवा 2.0 योजना क्या है? अगला बात करते हैं कि डेनमार्क की संस्था है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन फी, उसके द्वारा भारत के 2 और समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा दिया गया है। ब्लू फ्लैग बीच क्या होता है, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप हमारा वीडियो जाकर के देखिए, इस पे मेंस टॉपिक बनाए हुए हैं ब्लू फ्लैग बीच, आपको हम आई कार्ड में दे रहे हैं लिंक, आप जाकर के देख सकते हैं। ब्लू फ्लैग इस दर्जा के साथ भारत में कुल ब्लू फ्लैग बीच की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। 2 बीच कौन कौन से हैं? मिनिकॉय थुंडी बीच लक्षद्वीप में स्थित है और दूसरा है कदमत बीच, ये भी लक्षद्वीप में स्थित है। समुद्र तट को 33 मानक के आधार पर ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया जाता है। तो याद रखेंगे भारत में ब्लू फ्लैग बीच का नाम 2 का नाम मिनिकॉय थुंडी बीच, कदमत बीच किसके द्वारा? फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के द्वारा, डेनमार्क की संस्था है। इतना बातें याद रखेंगे। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। तो अगला न्यूज की बात करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का पद को मंजूरी दिया गया है। यह ऐसा पद होगा जिसके लिए आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, या नहीं तो आपको अकादमिक डिग्री की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अनुभव के आधार पर, अगर आपके पास 15 वर्ष का अनुभव है तो आप यह पद धारण करके कॉलेज में या विश्वविद्यालय या विद्यालय में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, यह जो है पद संस्थान में स्वीकृत पद, मान लीजिए कि किसी संस्था में, किसी यूनिवर्सिटी में 100 शिक्षक का पद है तो उससे यह 10% एक्स्ट्रा होगा। कहने का मतलब है 100 पद तो परमानेंट है, लेकिन 10 पद प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब है 110 पद हो सकता है और स्वीकृत पदों के से अतिरिक्त होगा। कहने का मतलब है 100 पदों से अतिरिक्त होगा। 100 पद तो परमानेंट हुआ और उसका 10% पीओपी मतलब प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस होगा। इसकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होगी और किसी 3 वर्ष के अलावा भी इसका 1 वर्ष का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है इनका कार्यकाल। अगला न्यूज देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्मार्ट कक्षाओं और कंप्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना तथा गुजरात स्कूल के बुनियादी ढांचा को विकसित करने के लिए मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के लिए अगले 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 7,500 करोड़ रुपया कौन देगा? ऋण के रूप में एडीबी देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और एआईआईबी देगा, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, और दूसरा है एआईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक देगा। तो ये दोनों मिलकर के 7,500 करोड़ रुपया देगा। अगला न्यूज देखते हैं कि तेलंगाना का क्षेत्रीय दल है जिसका नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति, इसी का सरकार है, इन्हीं के जो सीएम है केसीआर राव। ठीक है, तो तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदल करके भारत राष्ट्र समिति बीआरएस करने की घोषणा पार्टी के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया। पार्टी का जो नामकरण था वो तेलंगाना राष्ट्र समिति था, कहने का मतलब तेलंगाना तक सीमित था, लेकिन अब भारत राष्ट्र समिति करने से, इसके पुनर्नामकरण से इसे राष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। अब यहाँ पे इस नाम के बदलाव से पता चलता है कि इसे अब पूरे भारत में यह पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगला न्यूज देखते हैं कि टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी किया गया है।
जिसमें 13 मानक के आधार पर 104 देश के 1799 विश्वविद्यालय की रैंकिंग जारी की गई है। अब 1799 विश्वविद्यालय में भारत के कुल 75 संस्था को ही जगह दिया गया है और शीर्ष 300 में, 250 में तो एक भी संस्था नहीं है भारतीय, शीर्ष 300 में एक भारतीय संस्थान IISc बेंगलोर को शामिल किया गया है। और अगर टॉप 500 संस्थान की बात करें तो उसमें 5 भारतीय संस्थान शामिल हैं। तो याद रखेंगे इस चीज को। प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान यूनाइटेड किंगडम के यूके के यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को शामिल किया गया है, पहले स्थान मिला है। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं और अगला न्यूज बात करते हैं कि गुजरात के मोरबी जिले, आप लोग जानते होंगे मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बना एक पुल है जिसका नाम केबल ब्रिज था, जो लटकता हुआ ब्रिज होता है केबल ब्रिज, जिसको मोरबी ब्रिज के नाम से चर्चित है। 30 अक्टूबर को अचानक टूट गया और जिसमें 150 लोगों की डूबने से मौत हो गई। पुल की क्षमता 100 लोगों की थी, परंतु इस पर 400 लोग सवार थे और ब्रिज का रखरखाव जो है ओरवे ग्रुप के पास था। उसका देखरेख, उसका रखरखाव, उसका टिकट काटने का पैसा सभी ओरवे ग्रुप के पास था। इस पुल को 140 वर्ष पूर्व 1880 में राजा वाघजी ठाकुर के द्वारा दरबारगढ़ पहुंचने के लिए बनाया गया था और इस पुल को हेरिटेज ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे मच्छू नदी के तट पर केबल ब्रिज था मोरबी जिले में, गुजरात में, वो टूट गया जिससे 150 लोगों की मृत्यु हो गई। गुजरात सरकार मृतक के लिए 4 लाख और घायल के लिए 50,000 राशि देने की घोषणा की है। अगर आप इस वीडियो के इसका करंट अफेयर का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे करंट अफेयर सीरीज से जुड़े और हमसे 8757463383 नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करें, आपको वहां पे PDF मिलेगा इस करंट अफेयर का, जो आप प्रिंट आउट करवा करके पढ़ सकते हैं। तो आप लोग हमसे करंट अफेयर, हमारे करंट अफेयर सीरीज से प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। ऊपर हम करंट PDF का भी लोगो लगा के रखे हुए हैं। आगे चलते हैं, अगला न्यूज देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत का सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LMV मार्क 3, जिसे पूर्व में इसको GSLV मार्क 2 के नाम से जाना जाता था या GSLV मार्क 3 के नाम से, GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। अब उसका नाम बदल के LBM कर दिया गया है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कर दिया गया है। उसका प्रथम उड़ान भरा और प्रथम उड़ान में यूनाइटेड किंगडम के कंपनी है जिसका नाम है वनवेब कंपनी के 36 उपग्रह को, जो 5796 किलो भारी था, उसका सफल प्रक्षेपण किया गया है इसरो के द्वारा और पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। तो इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट जो है जिसका नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, उसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम के वनवेब कंपनी के 36 उपग्रह को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। अगर इस मिशन के द्वारा प्रक्षेपित उड़ान एक वाणिज्यिक उड़ान था, जिसे इसरो के वाणिज्यिक संस्था है, इकाई है, उसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ अनुबंधित किया गया था। वनवेब इसरो के NSIL के साथ डील किया गया था अपने 36 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 प्रथम वाणिज्यिक उड़ान था इसका, और लो अर्थ ऑर्बिट में किसी उपग्रह को स्थापित करने वाला भी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का प्रथम उड़ान था। तो याद रखेंगे। आगे है कि अगला देखते हैं कि 6 टन भार वाला यह प्रथम भारतीय रॉकेट व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल है, और वनवेव के साथ इसरो या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का भी प्रथम साझेदारी है। वनवेव इससे पहले बहुत सारे रॉकेट का जो ये अंतरिक्ष में जो है प्रक्षेपण किया जाता है अपने जो उपग्रह को, तो बहुत सारा उपग्रह प्रक्षेपण कर दिया गया था, लेकिन इसरो के साथ या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ यह प्रथम प्रक्षेपण था। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची शिव भगवान की प्रतिमा जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम, उसका निर्माण तत्पदम संस्थान नाथ द्वार राजस्थान में है। तो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थापित किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा शिव भगवान का प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 569 फीट है, 69 फीट होगा, 569 फीट है। और इसे तैयार करने में 10 वर्षों का समय लगा है। इसमें 3000 टन स्टील, लोहा तथा 2.5 लाख टन कंक्रीट व रेत का उपयोग किया गया है। इसके मदद से इस शिव भगवान के प्रतिमा को बनाया गया है। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। तो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं ऋषि सुनक, उनको यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री 25 अक्टूबर 2022 को चुन लिया गया, उनको बने हैं। 42 वर्ष के हैं ऋषि सुनक। उनको ब्रिटेन के महाराजा हैं जिनका नाम है चार्ल्स तृतीय। उन्होंने बर्मिंघम पैलेस में प्रधानमंत्री का शपथ दिलाया ऋषि सुनक को। ऋषि सुनक से पहले जो प्रधानमंत्री थी उनका नाम था लीज ट्रस। उन्होंने उनके त्याग पत्र के बाद यूके प्रधानमंत्री बनने की रेस में 3 व्यक्ति थे,
जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे, पेनी मोरडॉन्ट थे और ऋषि सुनक थे। जिसमें से पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन को खुद जो है उनका जो है चुनाव लड़ने का अयोग्यता नहीं हो पाया और पेनी मोरडेंट को सपोर्ट नहीं मिला। इसके लिए इसी के कारण ऋषि सुनक जो है निर्विरोध ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुन लिए गए। ऋषि सुनक के दादा दादी जो थे भारत के पंजाब से थे, जो केनिया में जाकर के बसे, और फिर ऋषि सुनक के पिताजी थे वो ब्रिटेन में जाकर के बसे। ऋषि सुनक जो है भारत के जो व्यापारी हैं, व्यापारी कहते हैं, भारत के जो करोड़पति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं ऋषि सुनक। तो याद रखेंगे इन सभी बातों को। अगला देखते हैं, अगला न्यूज की तरफ। इटली के नए प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बनी है, इनको याद रखेंगे। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन बने हैं और ब्राजील के नए राष्ट्रपति लुइस इनसियो लूला द सिल्वा बना है, जो जायर बोल्सोनारो का स्थान लेंगे। 9 महीने के पश्चात अफ्रीकी देश है बुर्किना फासो, वहां पे दूसरी बार सैन्य तख्तापलट करके सेना कमांडर इब्राहिम तोरे ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। वर्तमान में भी जो राष्ट्रपति थे वो एक सैनिक ही थे, लेकिन सेना के द्वारा तख्ता पलट करने के बाद खुद को राष्ट्रपति बना लिए थे। लेकिन फिर से ये जो इब्राहिम तोरे हैं, उन्होंने वो एक सैन्य अधिकारी थे, उन्होंने फिर से सेना पर कब्जा कर लिया है तख्ता पलट करके। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 5 वर्ष के लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC का महासचिव चुन लिया गया है। पार्टी का महासचिव, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव होता है, वही चीन के राष्ट्रपति होता है और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। इसलिए शी जिनपिंग अब चीन के राष्ट्रपति भी रहेंगे अगले 5 सालों तक और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष भी रहेंगे। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि जेनेवा स्थित यूनाइटेड नेशन का महत्वपूर्ण संस्था है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ने श्रीलंका के जवाबदेही व मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव स्वीकार किया है और भारत इस मतदान में भाग नहीं लिया है। तो कहने का मतलब है कि यह मतदान से भारत ने दूरी बनाए रखा। उसी तरह UNHRC में चीन के विरुद्ध भी एक प्रस्ताव लाया गया है जिससे भारत ने मतदान से दूर रहा। चीन के उइगर मुसलमान के मताधिकार हनन के लिए चीन सरकार के विरुद्ध यह प्रस्ताव लाया गया था USA के द्वारा और यह जो है प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, इस पे प्रॉपर बहुमत नहीं मिल पाया। अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF तथा जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा संयुक्त रूप से लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है 5 अक्टूबर 2022 को। यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्षों पर जारी किया जाता है, इसको याद रखेंगे। और रिपोर्ट के अनुसार 1970 से लेकर के 2018 कुल 48 वर्षों की अवधि के बीच पृथ्वी पर जीव जंतुओं की संख्या में 69% का गिरावट दिखाया गया है इस रिपोर्ट में। सबसे ज्यादा गिरावट की बात करें तो लैटिन अमेरिकी देश और कैरेबियाई देश में 94% हुआ है और सबसे कम गिरावट की बात करें तो यूरोप में और मध्य एशिया में मात्र 18% का गिरावट हुआ है। कहने का मतलब है विश्व में सभी जगह गिरावट हुआ है, लेकिन ज्यादा गिरावट लैटिन अमेरिकी देश में और कम गिरावट यूरोप और मध्य एशिया में पाया गया है। अगला न्यूज की बात करते हैं तो अगला न्यूज है कि यूक्रेन के 4 क्षेत्र थे, लुहांस्क, दोनेत्स्क, खेरसान और जेपोरिजिया। इन चारों को रूस ने अपने देश में मिलाने की घोषणा 30 सितंबर 2022 को कर दिया गया है। तो यह यूक्रेन के जो 4 क्षेत्र है इसको रूस ने अपने देश में मिला लिया और इस पर रूसी राष्ट्रपति तथा रूसी संसद ने मुहर लगा दिया है। तो कहने का मतलब अब ये जो 4 क्षेत्र हैं वो सभी रूस के होंगे। अगला न्यूज है कि अफ्रीकी देश गाम्बिया है। गाम्बिया ने भारत के मेडिन फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्यातित खांसी की दवा कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत हो गई है। निर्यातित कफ सिरप भारत में प्रतिबंधित था। तो ये जो मेडिन फार्मास्यूटिकल है भारत का एक कंपनी है जो गाम्बिया को एक कफ सिरप निर्यात किया था जिससे 66 बच्चों की मृत्यु हो गई और जो दवा निर्यात किया था वो भारत में प्रतिबंधित है, लेकिन वहां से ऑर्डर मिलने के बाद मेडिन फार्मास्यूटिकल ने इसका निर्माण किया था और उसको निर्यात किया था। अगला न्यूज देखते हैं कि यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता हेतु औपचारिक आवेदन 30 सितंबर 2022 को कर दिया गया है। नाटो की स्थापना की बात करें तो 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों में जो ध्रुव बना हुआ था, एक था पूंजीवादी और एक था कम्युनिस्ट समाजवादी ध्रुव था। तो अमेरिका वाले ग्रुप का नाम था नाटो। तो नाटो का गठन 1949 में हुआ था और सदस्य देशों की वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 30 है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है। तो उन्होंने नाटो की सदस्यता हेतु औपचारिक रूप से सदस्यता का आवेदन कर दिया गया। अगला न्यूज देखते हैं कि वित्तीय कार्यवाही बल FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 20 से 21 अक्टूबर 2022 को मीटिंग हुआ। कहां पे? पेरिस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो वहां पे आयोजित बैठक में पाकिस्तान को ग्रे सूची से बाहर निकाल दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूछ सकता है। पाकिस्तान 2018 से 22 तक 4 वर्षों तक FATF के ग्रे सूची में शामिल रहा। अब ग्रे सूची होता क्या है, इस पे बात करते हैं। तो FATF का गठन 1989 में G7 के देशों के द्वारा किया गया था और FATF का कार्य क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग तथा आतंकी वित्त पोषण की निगरानी करना। अगर कोई देश FATF की ग्रे सूची में बने रहता है तो उस देश का क्रेडिट रेटिंग में गिरावट होती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय ऋण नहीं मिल पाती है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के द्वारा ऋण नहीं दिया जाता है आसानी से, अगर कोई देश ग्रे लिस्ट में है FATF का। तो पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट से बाहर निकल चुका है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऋण प्राप्त हो पाएगा अच्छे से। और दूसरा है कि उसे क्रेडिट रेटिंग में बढ़ोतरी मिलेगी, जिससे निवेश हो पाएगा। अगला न्यूज है कि गैर सरकारी संगठन NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है वेल्थ हंगर रिलीफ, जर्मनी की संस्था है। और दूसरा है कंसल्ट वर्ल्ड वाइड, आयरलैंड की संस्था है। दोनों ने मिलकर के ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी कर दिया गया है। यह इंडेक्स को भारत सरकार जो है अस्वीकार करती है। इस अस्वीकार करने का कारण है क्या है कि 121 देशों में भारत को 29.1 अंक के साथ 107वां स्थान पर रहा है और भारत अपने सभी पड़ोसी देश के से नीचे है, सिर्फ अफगानिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो। अफगानिस्तान ही है जो 107 से 121 के बीच में है, बाकी भारत के सभी पड़ोसी देश 107 से ऊपर है, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, सभी भारत से अच्छे रैंकिंग में है। इस इंडेक्स में भारत को सीरियस स्थिति या भुखमरी वाला देश की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए भारत इस इंडेक्स को अस्वीकार करता है। यह इंडेक्स 4 मानक पे तैयार किया जाता है। पहला है अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग और चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन चारों मानक के आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो याद रखेंगे, सभी चीज को पूछ सकता है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, बताया जाएगा आपको इस करंट अफेयर का PDF कैसे मिलेगा। अगला न्यूज है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इस दर्जा के मिलने के साथ कुल महारत्न कंपनी की संख्या 11 से बढ़कर के 12 हो गई है। वहीं नवरत्न की कंपनी की संख्या 13 से घट करके 12 हो गई है, क्योंकि जो कंपनी नवरत्न होता है उसी को महारत्न मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड पहले नवरत्न था, तो नवरत्न से 13 से घटकर इसकी संख्या 12 हो गई और महारत्न बनने से महारत्न कंपनी की संख्या 11 से बढ़कर 12 हो गई। महारत्न कंपनी बनने से किसी भी कंपनी को अधिक वित्तीय सहायता, अधिक वित्तीय जो स्वतंत्रता होता है वो मिलता है और परिचालन स्वतंत्रता भी मिलता है, तथा 5,000 करोड़ से अधिक का निवेश अगर करना है तो किसी से सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, कंपनी खुद ब खुद कर सकता है। अगर महारत्न कंपनी बनने की शर्त देखें तो शर्त में है कि सबसे पहला है कि नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो किसी भी कंपनी को, दूसरा हो कि सेबी के अनुसार भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत होना चाहिए, तीसरा है कि पिछले 3 वर्षों में पिछले 3 वर्षों में सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए और पिछले 3 वर्षों में नेटवर्थ 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। याद रखेंगे तीनों को, टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज्यादा, नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ज्यादा और विगत पिछले 3 वर्षों का शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। तो अगर ये 5 क्राइटेरिया कोई कंपनी फुलफिल करता है तो उसको महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया जाता है। आगे बात करें कि 30 नंबर न्यूज की केंद्र सरकार के विदेश व्यापार निदेशालय ने भारत से चीनी निर्यात को प्रतिबंधित किया गया था, उसके समय सीमा 31 अक्टूबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया। कहने का मतलब 31 अक्टूबर 2023 तक के लिए अब चीनी भारत से निर्यात नहीं किया जाएगा, एक शर्त के छोड़ करके, जिससे भारत डील कर चुका है अनुदान के रूप में चीनी निर्यात किया जा सकता है लेकिन बेच नहीं सकता है। 1 जून 2022 से भारत से चीनी निर्यात प्रतिबंधित किया गया है और 31 अक्टूबर 2022 तक प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन 31 अक्टूबर 2022 को यह समय सीमा समाप्त हो रहा था, इसीलिए 31 अक्टूबर 2023 तक के लिए भारत से चीनी निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इसके आगे बढ़ा दिया गया है।
आज जो हम लोग देख रहे थे फर्स्ट पार्ट, क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं आप, करंट अफेयर का पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे करंट अफेयर सीरीज से। तो 8757463383 नंबर पे आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको करंट अफेयर सीरीज का पीडीएफ दिया जाएगा। आप नए आए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बिहार बीपीएससी से संबंधित सभी कंटेंट मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में दिया जाएगा। और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ से भी सुविधा मिल पाए, आप क्लियर बीपीएससी से जुड़ पाए। तो आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। बीपीएससी के लिए करंट अफेयर सीरीज इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पूछ नहीं सकते हैं। 30+ क्वेश्चन आपको सिर्फ इसी सीरीज से आता है। ये हम 2 बार करके दिखाएं, डबल एओ के एग्जाम में और 67th बीपीएससी के एग्जाम में। अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर सीरीज फॉलो करते हैं तो हम आपको दावा करते हैं कि 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आएगा। और यह दोनों एग्जाम में हम प्रूफ करके दिखाए हुए हैं और यह प्रूफ का लाइव वीडियो डाला गया है। वीडियो पे आप लोग जाकर के हमारे वीडियो सेक्शन से देख सकते हैं कि लाइव वीडियो कैसे आया है हमारे करंट अफेयर सीरीज से। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। पीडीएफ के लिए हमसे संपर्क कीजिए। थैंक यू सो मच।